अद्भुत प्लेटफॉर्म पर सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का, जहां पर मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। जी हां, हम इस पर बात कर रहे हैं। चलिए, ओके, बहुत बढ़िया। पहले तो आप सबको शुभकामनाएं। आज 10वीं क्लास का रिजल्ट आ गया, आप लोगों ने 10वीं बहुत अच्छे से पास कर ली है। कुछ लोग अपनी परसेंटेज जो है वो भी बता रहे हैं कि इतनी बनी है सर, इतनी बनी है, इतनी बनी है, और उत्कर्ष का धन्यवाद कर रहे हैं, निर्मल सर का धन्यवाद कर रहे हैं। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल हो, बहुत शानदार रहे, दमदार रहे। आप देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, महत्वपूर्ण भूमिका। चलिए, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, है ना। और आप सबके लिए मैं भी ताली बजा देता हूं और आप भी सब कमेंट में तालियां बजा दो। शानदार परसेंटेज देखते देखते खुश हो गया हूं मैं भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अच्छी परसेंटेज है। ठीक है, देखो एक चीज और बता देता हूं, यहां पर आप लोगों की परसेंटेज देख रहा हूं मैं, वो बहुत अच्छी बता रहे हो आप लोग, है ना। मगर आप लोगों के कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिनकी परसेंटेज कम हुई होगी, या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि परसेंटेज जो है कम रही हो। कम होने के अलावा कोई ऐसे भी हो सकता है कि किसी एक सब्जेक्ट में पूरक रह गया हो, मतलब सप्लीमेंट्री आ गया हो, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका एक क्लास का साथी ऐसा हो जो फेल भी हो गया हो, है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है भाई, कोई ना कोई हो ऐसा। मगर आप लोगों को एक चीज, जो स्टूडेंट्स, ठीक है, कम परसेंटेज के दौर से, सप्लीमेंट्री के दौर से या फेल होने के दौर से गुजर रहे हैं, उन सभी को आप लोग सांत्वना दें, उन सबको समझाओ। और आप में से भी अगर कोई ऐसा है जिसने मान के चलो 95 सोची हो और 80 बन गई हो, 85 बन गई हो, तो उन सबको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, याद रखना, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो परसेंटेज बनी है उसी में खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। अब आगे के लिए सोचो, जो आपके आगे के गोल हैं उनके लिए सोचो, और जो अभी बुरे दौर से लोग, बच्चे जो गुजर रहे हैं, उनको सांत्वना दो, उनको समझाओ कि अभी ना, हाँ, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। ऐसा तो है ही नहीं कि हर एग्जाम में, जिंदगी के हर एग्जाम के अंदर हर कोई सफल होता है। कोई कहीं असफल हो जाए, कोई कहीं असफल हो जाए, ठीक है ना। सिंपल बात यह है, तो सबको, हाँ, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। और अगर निराशा आए, चलिए, हाँ, तो दिमाग में बस इतनी सी चीज ले आना कि न रहो न निराश करो मन को, ठीक। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, 10वीं की प्रतिशत वैसे तो मान्य रखता है, ऐसे नहीं मानो तो 12वीं की परसेंटेज भी मान्य नहीं रखती है, ठीक है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल ये बात दिमाग में रखना कि जीना क्या जीवन से हार के, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। काली घनेरी रात में चांदनी खिल जाएगी, तुझे अंधेरों में कहीं रोशनी मिल जाएगी, और पतझड़ के बाद ही दिन आते हैं बसंत बहार के, जीना क्या जीवन से हार के। परेशान नहीं होना है, कम परसेंटेज पर भी परेशान नहीं होना है, ज्यादा पर खुश नहीं होना है, सामान्य बने रहो ना, सामान्य बने रहो। कम है कोई बात नहीं, आगे मेहनत करेंगे। ज्यादा होगी तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और ज्यादा के लिए मेहनत करेंगे और अगले लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे, बस ये बातें हैं। चलिए, सबको शुभकामनाएं, ईश्वर आपको बहुत बहुत सफलताएं दे। इसी के साथ आज की क्लास अपन शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो, हम लोग बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं की, जिसमें मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान में जो मापन है वो पढ़ा रहा था। क्या? रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं की, कैसी अवधारणाएं? मूल अवधारणाएं, अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा था। चलिए, हाँ, चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलिए,
बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरी स्कूल में रैंक 1 है, बहुत अच्छा है। ज़िंदगी में भी आप हमेशा पहले नंबर पर आएँ, हर चीज़ के लिए आप लोग पहले नंबर पर आएँ। हाँ चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हम लोग जो चर्चा है वो जारी करते हैं। कल लास्ट क्लास जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, याद करो। वो टॉपिक था मूल राशियां, मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है ना। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को व्युत्पन्न राशियों के बारे में बताऊंगा, और व्युत्पन्न राशियों में 2-4 चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं व्युत्पन्न राशियों में। किसमें? व्युत्पन्न राशियों में थोड़ी कुछ राशियां जो हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। बाकी वैसे तो आप बहुत सारी ही पढ़ोगे, धीरे धीरे आती रहेंगी और आप पढ़ते रहोगे, इसलिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है ना जी। चलिए, तो भाई यहां देखो, व्युत्पन्न राशियों की जब हम बात करते हैं तो व्युत्पन्न राशियां वो होती हैं सखा जिन्हें हम लोग मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न करते हैं, या मूल राशियों की सहायता से प्राप्त राशियां जो होती है वो कहलाती है व्युत्पन्न राशियां, ठीक है ना। क्या? मूल राशियों की सहायता से प्राप्त राशियां जो होती हैं वो कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों की सहायता से प्राप्त या उत्पन्न राशि, मूल राशियों की सहायता से, जी हां, उत्पन्न राशि क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। कौन सी राशि कहलाती है? व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। पहली बात ये हो गई, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। अगर फिजिक्स में भी ये टॉपिक चल रहा है तो या तो अगर हम आगे हुए तो वहां रिवीजन हो जाएगा, और अगर वहां आगे हुए तो यहां रिवीजन हो जाएगा। ये तो सिंपल है, अच्छी बात है। जिसमें मैं आपको 2-4 कुछ एग्जांपल्स जो है वो बता देना चाहता हूं। जैसे देखो, अगर आप लोग बात करें किसी भी कोई राशि की बात कर लो, जैसे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल, उदाहरण सुनो, जैसे उदाहरण फर्स्ट, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी दूरी, चौड़ाई भी दूरी। क्या? लंबाई भी दूरी, चौड़ाई भी दूरी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? देखो, क्षेत्रफल सिंबल है इसका a, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई मतलब मीटर, चौड़ाई मतलब मीटर, तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा सखा? मीटर स्क्वायर। समझे? ऐसे ही क्या? दूसरा समझो, आयतन। आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, v। इसका अगर मात्रक निकालोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, दूरी गुणा दूरी गुणा दूरी, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, बोलो तो मीटर क्यूब। बोलो ना भाई, बोलो ना, मीटर क्यूब। लाडलो, घनत्व देखो, घनत्व मतलब डेंसिटी d, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। बोलो हाँ या ना? द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान का मतलब हो गया क्या? किलोग्राम। किलोग्राम बटे, ठीक है, आयतन क्या हो गया? मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास व्युत्पन्न राशियां हैं। कुछ ऐसे ही व्युत्पन्न राशियों के उदाहरण हैं। देखो, दाब, शक्ति, कार्य, ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा, ठीक है। इसी तरीके से
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल, सामान्य बल, दाब, चाल, वेग, सब क्या है अपने पास? व्युत्पन्न राशियां होती हैं। क्या? व्युत्पन्न राशियां होती हैं। मात्रक जो है वो व्युत्पन्न राशियों के आप वैसे ही पढ़ लोगे, इसलिए मैं आप लोगों को यहां पर इस टॉपिक को लंबा नहीं खींच रहा हूं। मैं केवल आपको व्युत्पन्न राशियों के उदाहरण बता देता हूं। जैसे अन्य उदाहरणों पर अपन बात करें, इसमें अन्य उदाहरणों पर बात करते हैं तो देखो, चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ठीक है ना? बहुत अच्छे। चलिए, इनके अतिरिक्त कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, है ना? विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, प्रतिरोध, दाब, बल, आवेग, संवेग, प्रणोद, कोणीय आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है ना? हाँ, चलिए, ये पूछ रहे सर टोटल कितनी व्युत्पन्न राशियां हैं? भाई इतनी हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है। क्या कहा? इतनी है जिनकी कोई संख्या नहीं है, ठीक है ना? ये भी याद रखो, ठीक है? आवृत्ति, ठीक, ऐसे ही विद्युत आवेग, है ना? सॉरी, विद्युत विभवांतर ले लेते हैं, विद्युत विभवांतर, ठीक, ऐसे ही विद्युत आवेश, बहुत अच्छे, ठीक है? ये सारी कैसी राशियां हैं? ये सब व्युत्पन्न राशि हैं, और दिमाग में याद आए तो फिर और लिख दूंगा मैं, ठीक है? हाँ, चलिए, चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, प्रतिरोध, दाब, बल, आवेग, संवेग, प्रणोद, कोणीय आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, आवृत्ति, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, विद्युत आवेश, ठीक है? आयतन, घनत्व, ये तो पहले ही बता चुका ना। क्षेत्रफल लिख दूं यहां, ठीक है? क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ठीक है? और इत्यादि सभी कैसी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक है? चलिए, हाँ, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, ये सभी व्युत्पन्न राशियां हैं, है ना? हाँ, चलिए, आप कह रहे हो कि सर गुरुत्वाकर्षण नियतांक, अरे भाई वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ना कि राशि। जब पहले आप उसको नियतांक कह चुके तो राशि कैसे कह दोगे? ये समझो ना भाई। हाँ, चलिए, अब देखो,
नहीं, विमाएं आप यहां नहीं पढ़ोगे भाई, विमाएं आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है, अपने यहां नहीं है। चाल और गति एक ही बात होती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। जो एसआई मात्रक हैं उनकी हम लोग जो है उनकी परिभाषाएं लिखेंगे, एक एक की सबकी परिभाषाएं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, जो मूल मात्रक हैं उन सबकी परिभाषाएं लिखते हैं। क्या है हेडिंग नेक्स्ट? एसआई मूल मात्रकों की परिभाषाएं। कितने हैं मूल मात्रक? 7, क्योंकि मूल राशियां कितनी हैं? 7, ठीक है। उनकी परिभाषाएं लिखेंगे। मतलब मीटर क्या होता है, ठीक है, क्या मीटर क्या होता है ये जानेंगे। 1 सेकंड क्या है, 1 किलोग्राम क्या है, इन सबको जानेंगे हम लोग, ठीक है। मगर एक चीज बता देता हूं जो आप सबको अपने दिमाग के अंदर स्पष्ट रखनी है। क्या? कि सर देखो ऐसा है कि अगर कभी परिवर्तन हुआ तो की बात अलग है, बाकी जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ है ना कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, सूर्य जो है वो सदैव पूर्व से उगता है। ऐसी अगर बात अगर हम लोग करते हैं तो भाई ऐसे ही जो हमारे पास ये मूल मात्रक हैं इनकी परिभाषाएं भी सार्वभौमिक सत्य हैं, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि जो एसआई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति जो है, उसने ये कहा है कि भाई ये परिभाषाएं जस की तस याद होगी, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। हाँ जी, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आप कभी भी इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। क्या? कभी भी इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ चलिए, तो अब बता देते हैं हम आप लोगों को सबकी परिभाषाएं कि 1 मीटर की क्या परिभाषा होती है, ठीक है, 1 किलोग्राम की क्या परिभाषा होती है, 1 सेकंड की क्या परिभाषा होती है, 1 एम्पियर की क्या परिभाषा होती है। मगर पहले एक बात बता देता हूं भाई, इसमें चलो कर लो नोट, ये लो नोट करवा देता हूं, इतने में बोल देता हूं ये सारी चीजें कि एक बात याद रखना, इन परिभाषाओं में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, एक अंक का भी परिवर्तन नहीं कर सकते, एक शब्द का भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लंबाई की। लंबाई का मात्रक होता है मीटर की, ठीक है ना। तो होता क्या है उस पर बात करेंगे। लो बढ़ो आगे। चलिए, हाँ भाई, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी स्टडी तो करना ही पड़ेगा ना, जो है वो तो है ही। चलिए, तो सबसे पहले एसआई मूल मात्रकों की परिभाषा है। पहले नंबर पर हम बात करेंगे लंबाई की। तो लंबाई का जो मात्रक है लंबाई, तो भाई साहब लंबाई का मात्रक क्या सेलेक्ट कर रखा है अपन ने? मीटर। क्या है? मीटर। तो मीटर के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। क्या? मीटर। लंबाई क्या है? मीटर, ठीक। मीटर को लंबाई के मात्रक के रूप में व्यक्त करते हैं।
किस रूप में? लंबाई के मात्रक के रूप में व्यक्त करते हैं। क्या करेंगे? व्यक्त करते हैं। पहली बात, ठीक। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो ये होता क्या है, 1 मीटर का मतलब समझो सखा। अब आएंगे मजे। तो क्या अब मजे आएंगे? 1 मीटर, इसका मतलब है कि प्रकाश के द्वारा, ठीक है ना, 1 सेकंड का एक समय अंतराल होगा, वो बताऊंगा, ठीक है। वो फिर डायरेक्ट लिख देते हैं, देखो ऐसे, प्रकाश द्वारा निर्वात में, वैक्यूम में, निर्वात में 1 सेकंड के, कितनी सेकंड के? 1 सेकंड के, ठीक है ना, 1 सेकंड के 1/299 792 458, क्या 1/299 792 458 वे भाग में जो दूरी तय की जाएगी में तय की गई दूरी या लंबाई, तय की गई दूरी या लंबाई क्या कहलाती है सखा? मीटर कहलाती, 1 मीटर कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 मीटर कहलाती है। कितना मीटर है ये? 1 मीटर कहलाएगी, ठीक है ना। कितना मीटर? 1 मीटर। अब 1 मीटर की परिभाषा आपके सामने स्पष्ट लिखी हुई है, ठीक है। 1 मीटर की परिभाषा आप सबके सामने एकदम साफ लिखी हुई है कि प्रकाश के द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा कितनी देर में? 1 सेकंड के इस भाग में, इस भाग में तय की गई जो दूरी या लंबाई है वो कहलाती है 1 मीटर। तय की गई दूरी या लंबाई जो है वो क्या कहलाती है? 1 मीटर। किस भाग में? ये सुनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 29,97,92,458 वे भाग में 1 सेकंड के 29,97,92,458 वे भाग में जो प्रकाश दूरी तय करेगा निर्वात में, उतनी दूरी 1 मीटर होगी। कितनी? 1 मीटर होगी। ये फिक्स कर दिया है भाई। अब इसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, नहीं है, नहीं है। और पूछने वाले लोग ये भी पूछेंगे कि सर इतना ही क्यों रखा? क्योंकि पहले से गणितीय गणनाएं की थी, तब जाकर ये परिभाषा निकल कर आई है। क्या? गणितीय गणनाओं के आधार पर यह परिभाषा निकल कर आई है, ठीक है ना। पहले माप लिया, बाद में परिभाषा निकाली, ऐसा नहीं कि परिभाषा से निकाला है, पहले मापा है फिर परिभाषा निकाली है, ठीक है ना। चलिए हाँ, अच्छा ये और बता देता हूं, लंबाई की जो 1 मीटर की ये परिभाषा है, ये 1983 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, मापतोल सम्मेलन, उसमें दी गई थी। कब? 1983 में। तो ये आप लोग अगर जानना चाहें तो ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, 1983 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें ये परिभाषा बताई गई थी। कब के में? 1983 में। 1983 वाले सम्मेलन में ये बात बताई गई थी, ठीक। चलिए इसके बाद द्रव्यमान की बात करेंगे। चलिए द्रव्यमान, उसकी परिभाषा सबसे सरल है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है भाई, है ना। द्रव्यमान मतलब मास। तो हम लोग यही बताएंगे पहले तो कि भाई द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। द्रव्यमान का मात्रक
क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है मेरे भाई साहब किलोग्राम है, पहली बात। दूसरी बात, 1 किलोग्राम क्या होगा ये जानना पड़ेगा। क्या 1 किलोग्राम क्या होगा ये जानना पड़ेगा हमें। अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम द्रव्यमान के बराबर माना जाता है। क्या ये समझो, अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम मानक जो किलोग्राम है, चलिए, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम किसके बराबर माना जाता है? द्रव्यमान के बराबर माना जाता है। के बराबर माना जाता है। एक और बात बता दूं यहां से, बहुत प्यारी बात बता दूं, सुनो। अब आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर ये अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम है क्या? तो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है ना, पेरिस में एक सोसाइटी है, मापतोल सोसाइटी, उसमें एक मतलब ये कह सकते हैं एक बेलन रखा है, और वो बेलन बना हुआ है प्लेटिनम और इरिडियम का। वो प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्र धातु का जो द्रव्यमान है, उस बेलन का जो द्रव्यमान है, वही अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम है। क्या? वही 1 किलोग्राम है। और पूरी दुनिया में फिर इसको यूनिवर्स कर दिया, सेम कर दिया, समझे? इस तरीके से है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम द्रव्यमान जो है उसके बराबर माना जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्र धातु का बना हुआ बेलन है, या बेलनाकार जो आकृति है उसको कहते हैं हम लोग क्या? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मानक। ठीक। और इसकी परिभाषा कब दी गई, अगर ये जानने के आप इच्छुक हो तो 1901 में, 1901 में इसकी परिभाषा दी गई है। कब? 1901 में। चलिए ठीक है, फिर समय की बात करते हैं। चलिए, समय, समय क्या? समय का मात्रक, अच्छा नोट करना है सर, बिल्कुल कर लो, लो भाई फटाफट कर लो, है ना? हाँ चलिए कर लीजिए नोट, बिल्कुल नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, अपन कर सकते हैं नोट, कोई चिंता नहीं है। हाँ कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, कोई समस्या नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब भाई क्या करें, तो फिजिक्स में भी पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ने हैं। देखो, तो एक जगह पढ़ लोगे तो दूसरी जगह का अपने आप रिवीजन हो जाएगा ना भाई। एक जगह पढ़ लोगे तो दूसरी जगह का अपने आप रिवीजन हो जाएगा ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये भी तो समझो। चलिए ये नोट करो। देखो, जब प्लूटोनियम, थोरियम इनके बारे में आएगा तब मैं आप लोगों को अपने आप लिखवा दूंगा। अभी प्लूटोनियम और थोरियम का कोई मतलब ही नहीं है अपने को, ठीक है ना? और मैं क्या कह रहा हूं, प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्र धातु से बना है वो। चलो
चलिए आगे बढ़ते हो सखा, आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पर समय। तो हमारे सभी सखा ये तो जानते ही है कि समय के मात्रक में तो कभी कॉन्ट्रडिक्शन हुआ ही नहीं, चाहे एफपीएस हो, सीजीएस हो, एमकेएस हो या कुछ और पद्धति हो। तो भाई साहब समय का मात्रक क्या रखा गया? हमेशा सेकंड रखा गया। ठीक है, समय का मात्रक हमेशा क्या रखा गया? सेकंड रखा गया। ठीक है, तो देखो हम बताते हैं आपको कि समय का मात्रक सेकंड होता है। भाई चल ना, क्या दिक्कत हो रही है? समय का मात्रक ठीक है क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होगा समय का मात्रक भाई साहब? समय का मात्रक होगा सेकंड। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। पहली बात ये। ठीक, और सही कर, और सही से लिख देता हूं मैं इसको। पहली चीज ये है। दूसरे नंबर पर फिर हम लोग बात करें, चलो ये तो हो गया अपने पास। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात करें तो एक सेकंड होता कितना है? तो भाई एक सेकंड क्या होता है ये भी समझ लो। सलेट सही से बन जाए तो मजा आ जाएगा। अब बन गया है क और ये न और ड, और सेकंड को उठा के थोड़ा नीचे ले आए तो बात बन जाए, बन गई। देखो भाई, अब प्रश्न वही है कि एक सेकंड होता क्या है। एक परमाणु होता है हमारे पास सीजियम। क्या होता है? सीजियम। सीजियम परमाणु का एक समस्थानिक होता है 133 सीजियम का, जिसमें है ना अपने पास जिसका परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या 133 है, उसमें निम्नतम अवस्था से अगले ऊपर स्तर में जाने के लिए, ठीक है ना, उसकी अगर हम लोग बात करें अगले स्तर में जाने के लिए कितने आवर्तों की संख्या? जी हाँ, उनके बीच में अति सूक्ष्म स्तरों के बीच में होने वाले संक्रमण में, मतलब जाने के लिए संगत विकिरण में कितना? 91, 92, 631, 737 आवर्तों की अवधि जो होती है, 770 होंगे ना यार, 91, 92, 631, 700, हाँ याद आ गया, 91, 92, 631, 770 आवर्तों की जो संख्या है वो कहलाती है, क्या है? एक सेकंड। कितनी सेकंड? एक सेकंड। सीजियम 133 कितना? सीजियम 133 परमाणु के मूल अवस्था निम्नतम अवस्था, जहां पर वो एक्साइट नहीं है बिल्कुल भी। क्या नहीं है? एक्साइट नहीं है। मूल अवस्था से, किससे? जहां वो बिल्कुल भी एक्साइट नहीं है, ठीक है ना, उस मूल अवस्था से, मतलब निम्नतम अवस्था के, निम्नतम अवस्था, कौन सी अवस्था? मूल अवस्था। सीजियम क्या होता है? सीजियम एक तत्व का नाम है बेटा, ठीक है, कि दो अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य होने वाले विकिरण संगत, क्या कहा? जी हां, इनके बीच में होने वाले संक्रमण के संगत विकिरण, ठीक है ना, होने वाले संक्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या फैलना, संक्रमण के संगत विकिरण के 91, 92 और 631, 770, ठीक है, 91,
बाण में 631 770 आवर्तों की संख्या। किसकी संख्या? आवर्तों की संख्या। संख्या क्या कहलाती है? 1 सेकंड होती है। क्या होती है? 1 सेकंड होती है। ठीक है, 1 सेकंड क्या है वापस से सुन लो, है ना। 1 सेकंड क्या है? एक परमाणु है सीजियम। इस सीजियम परमाणु के मूल अवस्था से, मतलब निम्नतम अवस्था से अगली अवस्था में जाने पर जो विकिरण उत्सर्जित होती है वो विकिरण कितनी बार आवर्ती होती है, कितनी बार घूमती है, कितनी बार दोलन कर रही है? 91, 92, 631, 770। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, 9 अरब, 19 करोड़, 26 लाख, 31,737 770 बार जब उसकी आवृत्ति हो रही है तो उसमें कितना समय लग रहा है? 1 सेकंड का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है? 1 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, याद करनी पड़ेगी क्या? एक बार याद कर लोगे ना, ठीक है, तो काम हो जाएगा। ठीक है, विकिरण के इतने आवर्तों की जो संख्या है वो होती है, या फिर ये कह सकते हो आवर्तों की संख्या की जगह अवधि लिख देते हैं। अवधि, टाइम होती है, इतनी बार 1 सेकंड हो जाएगा। चलिए, हाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, है ना हेमराज? उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, चिंता मत करो। क्लियर? तो फटाफट से इसको नोट करो, फिर मैं आप लोगों को अगला जो है वो लिखवाऊंगा जिसका नाम है अपने पास विद्युत धारा। ठीक है, और विद्युत धारा का मात्रक आप लोग जानते ही हो, क्या होता है? एम्पियर होता है। फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। ये 7 परिभाषाएं हम लोग लिखने वाले हैं। इन 7 परिभाषाओं के बाद मैं आपको भार और द्रव्यमान क्या होता है, घनत्व क्या होता है, ताप क्या होता है, ताप परिवर्तन क्या होता है, फिर जो हमारे पास मात्रक और विमीय विश्लेषण क्या है वो बताऊंगा। उसके बाद आप लोग पहुंचोगे रासायनिक संयोग के नियमों पर। रासायनिक संयोग के नियम पढ़ने के बाद फिर वही डाल्टन का परमाणुवाद, आवोगाद्रो की परिकल्पना, आवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुप्रयोग, फिर मोल कॉन्सेप्ट आएगा, आवोगाद्रो संख्या आएगी, मोल अवधारणा आएगा, है ना। फिर प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र, फिर जाकर रस समीकरण मिति, फिर विलयनों की रस समीकरण मिति। बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा चैप्टर है। फिर जाकर सीमांत अभिकारक आएंगे, तब जाकर ये चैप्टर खत्म होगा। क्या होगा? चैप्टर खत्म होगा, समझे? हाँ, लग जाएंगे अभी तो 1.5 सप्ताह लग जाएगा, कम से कम 10-12 घंटे और चलेगा। चलिए, बहुत अच्छे। अच्छा, ये कब बताया गया भाई? ये बताया गया 1967 में। एक भाई साहब ने पूछा है कि ये सर कब दिया, तो ये दिया गया 1967 में। ठीक है, 1967 में। भाई वाह, तुम तो शायरी सीख गए। चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, यतिंदर जी सर लाखों में हीरा। अरे करोड़ों में लिखना भाई, और करोड़ों में क्यों लिखते हो? अरबों में लिखो ना यार, ऐसे क्या करते हो? आपके टीचर हैं तो फिर सिर्फ लाखों में लिखोगे क्या? अरबों में लिखो, समझे? हाँ, जब हमारे देश की पॉपुलेशन ही कितनी है पता है ना? 140 करोड़ क्रॉस हो गए अपन, चाइना से आगे चले गए, कुछ रिपोर्ट से ये कह रही हैं। क्या यार तुम भी, अब भी। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत धारा की। किसकी बात करते हैं? विद्युत धारा। चौथे नंबर पर इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना।
चलिए, अब विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग बात करें तो अब देखो, सिंपल बात समझो और फिर आगे बताना मेरे को। चलिए, ओहो, अब तो तुमने चढ़ा दिया मेरे को चने के झाड़ पे। एक कह रहा है सर खरबों में हीरा और एक ने लिख दिया सर इनफाइनाइट में हीरा, है ना, चढ़ा दिया ना चने के झाड़ पे। मगर मैं समझदार हूं, चिंता मत करो। चलो, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो सखा, विद्युत धारा का मात्रक क्या है ये जानो पहले तो जब आप ये जानोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और एक एम्पियर का मतलब क्या है भाई, ये भी तो जानना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या एक एम्पियर का मतलब क्या है ये भी तो जानना पड़ेगा। तो देखो, एक एम्पियर, ठीक है, निर्वात में, किसमें भाई साहब, ठीक है, एक स्थिर विद्युत धारा होगी, वह स्थिर विद्युत धारा है, जो निर्वात में, किसको, 1 मीटर की बात करेंगे, किसकी, जी हां, निर्वात में 1 मीटर स्थिर दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई वाले, निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे, कैसी लंबाई वाले, अनंत लंबाई वाले, बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, मगर लंबाई कितनी है टोटल, जी हां, अनंत लंबाई वाले, समांतर और नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट वाले समांतर एवं नगण्य, क्या, नगण्य, ना के बराबर जो होता है वो नगण्य कहलाता है, अनुप्रस्थ काट वाले चालकों के मध्य प्रवाहित होने पर, इन चालकों के बीच में प्रवाहित होगी, ठीक है ना, चालकों के मध्य प्रवाहित होने पर ठीक है, मध्य प्रवाहित होने पर 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर, ये वाला बल, ठीक है ना, 2 गुणा 10 की घात 7 न्यूटन प्रति मीटर लंबाई का बल उत्पन्न करती है। किसका? लंबाई का बल उत्पन्न करती है, इतना ज्यादा फोर्स उत्पन्न करती है। देखो, 2 चालक तार हैं जो अनंत लंबाई के हैं और उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो 0 है। कितना है? 0 है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है ना, 0 नहीं है, नगण्य है, ठीक है ना। उनके बीच में
वैक्यूम में जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो अगर वो विद्युत धारा इतना बल उत्पन्न कर रही है, ठीक है, तो उस विद्युत धारा की वैल्यू क्या होगी सखा? उस विद्युत धारा की वैल्यू होगी 1 एम्पियर। कितनी एम्पियर होगी उस विद्युत धारा की वैल्यू? 1 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर वो विद्युत धारा होती है। कितने एम्पियर होती है? 1 एम्पियर होती है। ठीक है, सिंपल बात है। चलिए, 1948 में इसके बारे में बताया गया था। फटाफट इसके बारे में नोट करो, फिर मैं आप लोगों को 5वें पॉइंट के बारे में बताऊंगा, जो है हमारे पास ऊष्मागतिक तापक्रम। हाँ बिल्कुल, 2 गुणा 10 की घात -7 है भाई, 2 गुणा 10 की घात -7 बिल्कुल है। -48 के में इसके बारे में बताया गया था। -7 है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा तापमान के बारे में। ताप का मात्रक आप लोग अच्छे से जानते हो, तापमान का मात्रक होता है केल्विन, और 1 केल्विन क्या होता है? जल के त्रिक बिंदु की बात करते हैं, ठीक है ना। त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का जो 1/273.16वां भाग जो होता है उसको 1 केल्विन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 केल्विन कहा जाता है। चलिए, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, ये परिभाषाएं जस की तस है, इनमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए 5वें नंबर पर बात करते हैं, 5th। 5वां है अपने पास ऊष्मागतिक तापक्रम, या फिर केवल लिख सकते हो तापमान। तापमान कह दो, तापक्रम कह दो, ठीक है, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर कह दो, ठीक है ना। जी हाँ, हाँ ठीक है। अब इनके बारे में अगर जान लेंगे तो समझो भाई, इसका मात्रक क्या होता है? क्या लिखते हैं इसका मात्रक? हम इसका मात्रक लिखते हैं चलिए बताया तो 1948 में दिया था वो, ठीक है, पिछला वाला, और ये वाला 1967 में दिया गया है। देखो तापमान का मात्रक क्या होता है भाई? तापमान का मात्रक होता है भाई साहब केल्विन। क्या होता है तापमान का मात्रक? तापमान का मात्रक होता है केल्विन। अब प्रश्न ये है कि 1 केल्विन क्या होता है, तो वो भी समझो। 1 केल्विन का मतलब क्या है, ये भी तो पता होगा ना। 1 केल्विन का मतलब क्या है? 1 केल्विन ऊष्मागतिक तापक्रम में या तापमान में क्या वैल्यू होती है ये बता देता हूं, ठीक है। 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ताप के 1/273.16 क्या 1/273.16 इस भाग के बराबर होता है। या फिर जल के त्रिक बिंदु के, इसको ऐसे ले लो, जल के त्रिक बिंदु के ताप के 1/273वें भाग को बोल दो, अब क्या कहते हो? 1 केल्विन कहते हैं। 1 केल्विन कहते हैं। किसको?
इस भाग को क्या कहोगे, 1 केल्विन कहोगे। फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम लोग पदार्थ की मात्रा अर्थात मोल पर बात करेंगे, ठीक है ना। जी हाँ, मोल पर बात करेंगे, बिल्कुल। 1967 में बताया गया था इसके बारे में, उसी समय इसके बारे में बताया गया था जिस समय समय के बारे में, मतलब टाइम के बारे में, सेकंड के बारे में बताया गया था। ये कब बताया, 1967। दौलत या शोहरत या क्या लोगे तुम। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे पदार्थ की मात्रा की। अब भाई पदार्थ की मात्रा के बारे में कब बताया गया है ना, जल का त्रिक जो होता है वो 273.16 ही होता है भाई। चलिए, छठे नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ की मात्रा। तो पहली बात, पदार्थ की जो मात्रा होती है, मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो है वो होता है मोल। क्या कहा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मात्रक क्या होता है, मोल होता है, ठीक है। चलिए, मोल होता है। और एक मोल का मतलब क्या है भाई साहब, एक मोल का मतलब कणों की वही संख्या है या उतनी ही संख्या होती है, एक मोल में कणों की उतनी ही संख्या होती है जितनी, ठीक है, क्या, जितनी शुद्ध कार्बन 12 के, शुद्ध कार्बन 12 के कितने, 12 ग्राम, मतलब 0.01 kg, ठीक है, 12 ग्राम। तो 12/1000 करो, 12/1000 तो 3 संख्या 0.012, ठीक है ना। जी हाँ, क्या, जितनी अपने पास किस में होगी भाई, जितनी होगी अपने पास इसमें 0.01 kg, ठीक है ना, कार्बन में किसकी संख्या, कणों की संख्या होती है। किसकी संख्या होगी, कणों की संख्या होती है। होती है, तो ये पदार्थ की मात्रा है। फटाफट नोट कर लो, ये 1 मोल है अपने पास। कितना मोल है, 1 मोल। इसके बाद लास्ट परिभाषा लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को। जी हाँ, कौन सी, लास्ट, जो कि ज्योति तीव्रता की है।
हाँ भाई बिल्कुल, ये 1971 में बताया गया है। कब बताया गया है? 1971 में, 1971 में बताया गया था ये। ठीक है, चलो इसके बाद ज्योति तीव्रता की बात करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करेंगे हम लोग, जिसका मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सात और लास्ट परिभाषा ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखो भाई, यहां बताने की बात यह है कि ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है, तीव्रता का मात्रक क्या होगा? कैंडेला होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ठीक, अब बात रही एक कैंडेला की, तो वो भी बता देता हूं। किसकी? एक कैंडेला। तो भाई साहब, एक कैंडेला का मतलब क्या है? किसी दी गई तीव्रता में 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज। ठीक है, एक कैंडेला किसी दी गई तीव्रता में 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज। क्या? हर्ट्ज, जो कि हो जाएगी आवृत्ति। हर्ट्ज, और हर्ट्ज का सिंबल होता है HZ, है ना? हाँ, कैंडेला, हर्ट्ज, आवृत्ति वाले स्रोत की, हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की क्या होती है? ज्योति तीव्रता होती है। क्या होती है? ज्योति तीव्रता होती है। जो क्या, इस पर ध्यान देना, ठीक है ना? जो क्या करता है? एक ही दिशा में, जो उस दिशा में, जो उस दिशा में, किस दिशा में? एक फिक्स डायरेक्शन में, 1/683, ठीक है ना, वॉट प्रति स्टेरेडियन की विकर्ण, वॉट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण, ठीक है, रेडिएशन जो होती है वो उत्सर्जित करने में सक्षम होता है। जी हाँ, तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। विकिरण तीव्रता का कैसा? एक वर्णी प्रकाश क्या करेगा? उत्सर्जित करता है। ये है एक कैंडेला। कितना कैंडेला? एक कैंडेला। रही बात ये कि सर इसके बारे में कब बताया गया, तो मेरे सखा इसके बारे में 1979 में बताया गया।
कब बताया गया? 1979 में बताया गया है ना। तो भाई ये 7 राशियों के जो है मूल राशियां और उनमें मूल मात्रक जो है वो मैंने आज आपको परिभाषित कर दिए हैं। समय देखो, हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया? हम लोगों ने लंबाई से शुरू किया, 1 मीटर की परिभाषा बताई, फिर द्रव्यमान को लेकर 1 किलोग्राम पर बात की, समय को लेकर 1 सेकंड पर बात की, उसके बाद विद्युत धारा को लेकर 1 एम्पियर पर बात की, ताप को लेकर 1 केल्विन पर बात की, पदार्थ की मात्रा को लेकर 1 मोल पर बात की, और अंत में ज्योति तीव्रता को लेकर 1 कैंडेला पर बात की। तो ये 7 की 7 परिभाषाएं हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी मैं और चीज़ों पर आप लोगों से डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के अंदर ही, मगर वो सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।